Hello everyone, a very good morning. Welcome back to Mission IS in PCS. I hope you guys are doing well. आज हम बात करेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। हमारे भारत के संविधान के जो मुख्य विशेषताएं हैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है इंडियन पॉलिटी का आपके एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा। आई एम श्योर कि ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए काफ़ी रेलेवेंट रहेगा, काफ़ी आपको हेल्प करेगा आपकी एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन में। अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इसका जो कंटेंट है, स्पिरिट है, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा यूनिक है, अलग है। हमारे जो संविधान निर्माता रहे हैं उन्होंने ऑल्दो जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं उनको कई कंट्रीज से बोरो किया है, लेकिन उनको कॉपी नहीं किया है। उनका हमारे देश की जो कंडीशंस थी, जो नीड थी, उसके अकॉर्डिंगली जो सूटेबल प्रोविजंस थे उनको लिया और उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में उनको ऐड करने की कोशिश की है। अगर हम बात करें सेलिएंट फीचर्स की कि कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं भारत के संविधान की, तो सबसे पहली विशेषता है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन दी वर्ल्ड। भारत का संविधान जो है विश्व में सबसे बड़ा, सबसे लेंदी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ओरिजिनली जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ तो उस टाइम पर इसमें एक प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स थी। अगर हम बात करें 2016 की, तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रीएम्बल 465 आर्टिकल्स हो गए और जो शेड्यूल का नंबर है वो 8 से बढ़ करके 12 हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, कितना कॉम्प्रहेंसिवली इसको प्रिपेयर किया गया है। तो ये इसकी फर्स्ट विशेषता है। सेकेंड इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। हमारा संविधान जो इसके प्रोविजंस हैं उनको अलग अलग सोर्सेस से लिया गया है, डिराइव किया गया है। जैसे कि अगर बात करें स्ट्रक्चरल पार्ट की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इसको हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया। अगर बात करें फिलोसॉफिकल पार्ट की, जिसमें फंडामेंटल राइट्स DPSPs आ जाते हैं, तो उनको हमने अमेरिका एंड आयरिश के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। पॉलिटिकल पार्ट, जिसमें हम बात करें जो हमारे एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स हैं, तो उनके रिलेशंस को, उनके अफेयर्स के बारे में जो चीज़ें हैं, जो प्रोविजंस हैं, उनको हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसको अमेंड करने के लिए एक स्पेशल प्रोसीजर की ज़रूरत होती है। अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविज़न को चेंज करना है, कोई अमेंडमेंट करना है, तो उसके लिए एक स्पेशल प्रोसीजर, एक स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, जैसा कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। सेकेंड वन है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसको ईजिली अमेंड किया जा सकता है, बदला जा सकता है एक सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू, जैसे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। लेकिन इंडिया में इन दोनों ही जो रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, इन दोनों की के सिंथेसिस को फॉलो किया गया है, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको स्पेशल प्रोसीजर के थ्रू अमेंड किया जा सकता है, एंड कुछ प्रोविजंस मैटर्स ऐसे हैं जिनको ईजिली अमेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। अगर हम बात करें कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की, तो यहाँ पर फेडरल सिस्टम के साथ साथ यहाँ पर एक यूनिटरी बायसनेस भी देखने को मिलती है। अगर हम देखें कि फेडरल सिस्टम क्या होता है, जिसमें जो जैसे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन यूनिटरी सिस्टम में ज़रूरी नहीं है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो, रिटन एंड अनरिटन दोनों ही तरीके के कॉन्स्टिट्यूशंस हो सकते हैं। उसी तरीके से जो फेडरल सिस्टम है उसमें इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम होता है, एंड यूनिटरी सिस्टम में जो सेंटर है उसके पास पावर ज़्यादा होती है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में, और लेकिन इंडिया में दोनों ही तरीके के सिस्टम को फॉलो किया गया है। इसीलिए एक ये ऑथर रहे हैं KC वेयरे, उन्होंने डिस्क्राइब किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एज क्वासी फेडरल। उन्होंने कहा कि भारत का जो संविधान है वो पूरी तरीके से फेडरल नहीं है, उसमें यूनिटरी बायसनेस भी है। मॉरिस जोन्स, जिन्होंने डिस्क्राइब किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एज बार्गेनिंग फेडरलिज्म। तो ये फैक्ट्स भी पूछ लिए जाते हैं प्रीलिम्स में, तो आप लोग इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आप जानते होंगे कि अगर हम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो दो तरीके के फॉर्म्स होते हैं सरकार के, जैसे कि पार्लियामेंट्री है एंड प्रेसिडेंशियल है।
अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो किया गया है, जो कि बेस्ड है सेपरेशन ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल है उस पर। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ये बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स। और इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है एंड इसको कैबिनेट गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है। एंड इसके अलावा इसका एक और भी नाम है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट जो है फीचर दैट इज सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रेमेसी। अगर हम बात करें ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन की तो वहाँ पर पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है, यानी कि जो पार्लियामेंट की पावर है वो सुप्रीम है वहाँ पर। और अगर हम अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो वहाँ पर जुडिशियल सुप्रेमेसी है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू काफ़ी वहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, जुडिशरी का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जुडिशरी वहाँ पर सुप्रीम है। लेकिन इंडिया में इन दोनों के सिंथेसिस को, दोनों के मिश्रण को यहाँ पर फॉलो किया गया है। यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू के थ्रू किसी भी पार्लियामेंट के किसी लॉ को चेंज किया जा सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है। उसी तरीके से पार्लियामेंट के पास भी पावर होती है। नेक्स्ट फीचर है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिया में जो जुडिशियल सिस्टम को फॉलो किया गया है, जो स्ट्रक्चर है वो पहले सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट्स हैं, उसके नीचे फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। तो पूरा एक हायरार्की बनी हुई है, एक सिस्टम इंटीग्रेटेड मैनर में जुडिशरी को यहाँ पर डेवलप किया गया है। और यहाँ पर जो जो सेंट्रल लॉज होते हैं या स्टेट लॉज होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स किया जाता है एंड हाई कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स किया जाता है। एंड नेक्स्ट वन है फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 12 से 35 में फंडामेंटल राइट्स का प्रोविज़न है, यानी कि हर एक सिटीज़न के पास फंडामेंटल राइट्स हैं। इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जो है डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ये फीचर्स हैं तो इनको आप यहाँ पर इस तरीके से देख लीजिएगा। नेक्स्ट फीचर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSPs का कॉन्सेप्ट है एंड जो कि आर्टिकल 36 से 51 में इनका प्रोविज़न दे रखा है, इनको मेंशन किया गया है। नेक्स्ट वन है फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिनको फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारा जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1976 में, उसके थ्रू आर्टिकल 51A को ऐड किया गया, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को मेंशन किया गया है। इसके लिए एक कमेटी भी रिस्पॉन्सिबल है जिसका नाम है स्वर्ण सिंह कमेटी, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट फीचर है अ सेक्युलर स्टेट। इंडिया जो है एक सेक्युलर स्टेट है। यहाँ पर जो है सेक्युलरिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी होती है जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट किसी एक रिलीजन के प्रति फेवर में नहीं होती है। स्टेट के लिए सभी रिलीजन जो हैं वो इक्वल होते हैं और उनके राइट्स की बात की जाती है, किसी के राइट्स का कोई हनन ना हो, इस बात पे स्टेट का फोकस रहता है। नेक्स्ट वन है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि भारत में ऐसे लोग, ऐसे सिटीजन्स जिनकी एज 18 ईयर्स से ज़्यादा है, उनके पास वोट डालने का अधिकार है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी रेस का हो, किसी जेंडर का हो, हर एक सिटीज़न के पास वोट देने का अधिकार है। तो ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। अगर हम बात करें, एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये फैक्ट है कि वोटिंग एज पहले जो है कितनी हुआ करती थी, 21 ईयर्स। जो लोग 21 साल के थे या 21 से ज़्यादा थे उनके पास ही वोटिंग राइट होता था, वोट डालने का अधिकार होता था। लेकिन 1989 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1988 का। तो उसमें जो वोटिंग एज है उसको रिड्यूस कर दिया गया फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये फैक्ट है, इसको PCS के एग्जामिनेशंस में जनरली पूछा जाता है, तो आप लोग इस फैक्ट को याद रखिएगा। अगला जो फीचर है दैट इज सिंगल सिटीजनशिप। अगर आप बात करेंगे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की, जहाँ पर डबल सिटीजनशिप को फॉलो किया गया है, वहाँ पर डबल सिटीजनशिप है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक अलग, सेंट्रल लेवल पे एक अलग सिटीजनशिप है, नेशनल सिटीजनशिप, और हर एक स्टेट की एक अलग सिटीजनशिप होती है। लेकिन भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, जो कि यूनिटरी फीचर को दर्शाता है इंडिया में। ठीक है, यहाँ पर एक ही हमारी एक ही सिटीजनशिप होती है। नेशनैलिटी जैसे कि आप लोग लिखते हैं तो उसमें इंडियन, हमारे स्टेट की कोई स्पेसिफिकली कोई सिटीजनशिप नहीं होती है।
नेक्स्ट वन है इमरजेंसी प्रोविजंस। आर्टिकल 352 से 360 में इमरजेंसी प्रोविजंस दे रखे हैं। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है स्टेट में, नेशनल लेवल पर कोई एक्सटर्नल अटैक होता है, तो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये एक प्रोविज़न है। एंड 14th नंबर का जो फीचर है वो है 3 टियर गवर्नमेंट, यानी कि हमारा जो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट आया था 1992 में, जिसमें हमने पंचायत सिस्टम की बात करी थी, म्यूनिसिपैलिटी की बात करी थी, कि हमारा जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो 3 टियर होगा। एक सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट होगी, स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट होगी और एक पंचायत लेवल पे गवर्नमेंट होगी। तो हमने 3 टियर सिस्टम को भी यहाँ पर फॉलो किया है। एंड लास्ट फीचर है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ऐड किया गया 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। कब आया था ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? ये 2011 में आया और उसमें आर्टिकल 19 ए में जो है इसको ऐड किया गया कि हर किसी को कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को सेटअप करने का राइट है, फंडामेंटल राइट है। उसके अलावा एक आर्टिकल 43B भी ऐड किया गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए, जिसमें ये कहा गया कि DPSP ऐड किया गया कितने में? आर्टिकल 43B। तो ये भी रिलेटेड है किससे? कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है, याद रखिएगा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, भारत के जो संविधान है उसके ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। इन सभी को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सभी फीचर्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। डायरेक्टली आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा फीचर, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कौन सा इनमें से एक फीचर नहीं है भारत के संविधान का। तो आपको ये सभी पॉइंट्स लर्न होने चाहिए और यहाँ पर ये क्रिस्प नोट्स हैं आप लोगों के लिए। आप लोग इस तरीके से कॉन्सेप्ट को समझिए और इन पॉइंट्स को लर्न कर लीजिएगा। ये पॉइंट्स आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 में, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है क्योंकि इसको इतने बार इसका अमेंडमेंट हुआ है, इसके थ्रू काफ़ी चेंजेस हुए हैं जिसमें हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया है। उसके अलावा कई सारे चेंजेस हुए हैं, इसलिए इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम? फेडरल सिस्टम जो है संघीय व्यवस्था, उसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है इसमें से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्ट्रॉन्ग सेंटर, जो कि यूनिटरी सिस्टम का एक फीचर है। अगर अदर 3 ऑप्शंस की बात करें तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल सिस्टम का फीचर है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंडियन फेडरल सिस्टम का फीचर है और सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन फेडरल सिस्टम का फीचर है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो ये था ऑल अबाउट इंडियन फीचर्स, इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इम्पॉर्टेंट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।